Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इस पर है। और इसमें भी आजकल हमने डिफरेंट क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था कि कैसे IR स्पेक्ट्रम देखकर हम फौरन बता सकते हैं कि ये किस क्लास का हो सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो वो हम प्रोमिनेंट पीक्स देख रहे हैं कि IR स्पेक्ट्रम को देखकर आइडिया कैसे होता है कि क्लास कौन सी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने डिस्कस करना है IR स्पेक्ट्रम ऑफ एस्टर्स, कि एस्टर्स में प्रोमिनेंट पीक्स कौन सी हैं। कैसे पता चलेगा कि ये एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दोनों सी डबल बॉन्ड ओ भी होता है, सी सिंगल बॉन्ड ओ भी होता है। तो यहाँ भी ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट करती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। और यहाँ जो एस्टर्स में कॉन्जुगेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें जो कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, एक अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ लगा होता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ होता है। तो अगर तो कार्बोनिल वाले कार्बन वाली साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तो पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप लग गया है जो कॉन्जुगेटेड है तो फिर पैटर्न डिफरेंट होता है। ये बड़ी मजेदार किस्म के कंसेप्ट है यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, जिनको लैक्टोन कहते हैं, उनमें भी देखेंगे कि रिंग कैसे इफेक्ट करती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को। तो सबसे पहले कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को देख लेते हैं एस्टर्स में। सबसे पहले एलिफेटिक है। एलिफेटिक एस्टर में ये दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप हैं, ये सिंपल अल्काइल ग्रुप सैचुरेटेड वाले होंगे। और नंबर 2 पे कॉन्जुगेटेड है। जब ये कार्बोनिल ग्रुप कॉन्जुगेशन में आ जाए, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ या फिर अराइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए, और अगर इस साइड वाला कॉन्जुगेशन में आ जाए जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप है, तो ये डिफरेंट तरह की कॉन्जुगेशन होगी। इन सब में डिफरेंट तरह की पीक्स आनी है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं, जो एलिफेटिक वाला है ये नॉर्मल है। ये 1750 से 1735 ये नॉर्मल एस्टर्स हैं, ये पीक्स नॉर्मल आएंगे यहाँ पर। जैसा कि देखें, ये हमारे पास इथाइल ब्यूटाइरेट एक एस्टर है, इसमें 738 पे आई है, यानी इस रेंज में आएंगी। अब जब कॉन्जुगेशन आती है, आपको पता है कॉन्जुगेशन से जो बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अब आ गया है यहाँ पर कॉन्जुगेशन में। ये बॉन्ड यहाँ आएगा और कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह। तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड करैक्टर आता है, कार्बोनिल में भी। तो दोनों सूरतों में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी ये 1735 से 1750 नॉर्मल है, तो ये वैल्यू उससे कम आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हुई, फोर्स कांस्टेंट कम हुआ, और फोर्स कांस्टेंट कम होने से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। और ये देखें, ये 1740 से नीचे, यानी 1735 से नीचे 1715 तक वैल्यू आती है। कॉन्जुगेशन आने से जो नीचे वाली रेंज है वो भी कम हो गई है, और 1715 पे आ गई 35 से, और ऊपर वाली वैल्यू 1750 वाली जो है वो 1740 पे आ गई। जैसा कि देखें, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मिथाइल मेथ एक्रिलेट। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल है, चूंकि इधर अब कॉन्जुगेशन है इसके साथ, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें 1725 पे आई है, पहले नॉर्मल 38 पे थी। इसी तरह एरोमेटिक में भी इसी तरह के हालात होते हैं, क्योंकि एक रिंग का पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में आता है, तो उसमें भी जो नॉर्मल वैल्यू है वो वही है जो सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है, एरोमेटिक में भी।
और फिर अगर हम मिथाइल बेंजोएट को देखें तो उसमें भी ऑलमोस्ट वही, जैसे थोड़ा सा एक का फर्क पड़ा है, 1725 है तो ये 1724 आ गई वैल्यू। हाँ, अगर कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन वाली साइड पे आ जाए तो फिर अच्छा खासा अफेक्ट करती है। देखें, एक्चुअली ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर होता है और ये बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कार्बोनिल में डबल और सिंगल बॉन्ड करेक्टर CO की वजह से भी आता है, ये इस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है। अब लेकिन इसका याद रखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट इतना डोमिनेट नहीं करता जितना नाइट्रोजन का करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है उस पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब ये लोन पेयर एक्चुअली अब इस तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ। और जब ये इस तरफ कॉन्जुगेशन में आता है तो फिर इस साइड पे जो कार्बोनिल है उसके सिंगल बॉन्ड करैक्टर जो है वो उतना नहीं आता जितना इन में आता है सिंपल वाले में। यानी यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ आएगा और कार्बोनिल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है, जब राइट साइड पे कॉन्जुगेशन होगी तो इसमें फिर डबल बॉन्ड करैक्टर जो है वो सिंगल बॉन्ड करैक्टर उतना नहीं आएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा वीक होने की बजाय। कंजुगेशन से आमतौर पर सिंगल बॉन्ड करैक्टर आता है, लेकिन ये जिसने कंजुगेशन करनी थी वो तो राइट साइड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में चले गया, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O में सिंगल बॉन्ड करैक्टर नहीं आया। तो देखें वैल्यू कहाँ चली गई, ये सबसे ज्यादा होगी। मैक्सिमम सिंपल एस्टर में आ रही थी 750, ये उससे भी ऊपर चली गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इन रेजोनेंस नाउ। तो यहाँ अगर इसकी हम एग्जांपल देख लें तो ये देखें, ये विनाइल एसीटेट है। तो ये ऑक्सीजन जो है राइट साइड पे इस विनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, जिसकी वजह से वैल्यू 1762 पे जा खड़ी है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड से कॉन्जुगेशन हो तो पीक्स में डिफरेंट वैल्यू आती है, राइट साइड पे हो तो डिफरेंट उसकी एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब ये तो थी कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। अब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। वही कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, जिसमें कॉन्जुगेटेड में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये तो बात हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एरोमेटिक वाले डबल बॉन्ड नहीं है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1600 से ऊपर ऊपर आएगी। लेकिन अगर एरोमेटिक वाले डबल बॉन्ड हैं, एराइल ग्रुप वाले हैं, तो फिर उसकी वैल्यू 1600 से नीचे और 1400 से ऊपर आएगी, इस रेंज में आएगी। इस तरह हमें एरोमेटिक सिस्टम का जो उसके पाई बॉन्ड हैं और जो सिंपल जो हमारे पास अल्कीन्स होती हैं उनके डबल बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेशन में, उनका पता चल जाता है वैल्यू से। 1600 से ऊपर और 1600 से नीचे, इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है। आपको पता है कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ये बात हम फैक्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं और काफी क्लासेस में भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है सीओ जो है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1000 से 1300। आम तौर पर एस्टर्स में ये पीक 1200 से 1300 के करीब आती है, यानी रेंज तो इसकी 1000 से 1300, ये इस रेंज में है, लेकिन आती मोस्टली 12 से 1300 की रेंज में आती है इसकी वैल्यू। जैसा कि हम स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं, इथाइल ब्यूटाइरेट, ये इसका फार्मूला है, फुली सैचुरेटेड सिस्टम है। अब इसमें सबसे पहले तो देखें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड ओ चूंकि सिंपल है तो यहाँ पे बनता है 1700 और यहाँ पे बन जाता है कोई ऑलमोस्ट 1735 या 1740। तो ये जो है 1740 या 1735 के करीब ये पीक आ रही है, क्योंकि ये सिंपल एस्टर है। फिर इसकी 1200 के करीब सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग भी आती है। अब ये सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग आती है ना, ये दो या दो से ज्यादा बैंड भी हो सकते हैं जिनमें एक बैंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये देखें, ये वाला बैंड जो है
ये इस जगह पे आ रहा है, यहाँ 1200 बनता है, तो ये अबाउट 1200 के करीब, और फिर छोटे बैंड भी आ रहे हैं। तो जी जो सीओ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है ना, इसमें दो या दो से ज्यादा यहाँ पर बैंड आ सकते हैं। इसके बाद ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है 1735 के करीब है, इसकी ओवरटोन भी आती है। ये इसकी ओवरटोन है, ये ऑलमोस्ट 143470, या सिंपली अगर हम राउंड ऑफ कर लें, अबाउट कर लें, तो ये 3500 के करीब जाकर इसकी ओवरटोन आती है। बाकी यहाँ कार्बन हाइड्रोजन रह गया है, वो स्ट्रेचिंग 3000 से नीचे है। यहाँ से अगर आप गौर करें तो इस जगह पे 3000 बनेगा, ये जो लाइन है 3000 की है, लेकिन ये पीक 3000 से कम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सिंपल जो सैचुरेटेड कार्बन है हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हमें एस्टर्स का आइडिया हो जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे डिफरेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है 2400 से 3400 के दरमियान 1000 की रेंज में एक ब्रॉड बैंड आता है, जो कि यहाँ नहीं है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक तो ये बड़ा डिफरेंस है जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंशिएट करता है इनको। इसके बाद है मिथाइल मेथ एक्रिलेट। ये मिथाइल मेथ एक्रिलेट है। अब मिथाइल मेथ एक्रिलेट में सबसे पहले तो आप देख लें कि ये एक पीक आ रही है, और ये जो पीक है ये हमारे पास है 1700, 1700 से थोड़ा ऊपर है, यानी 1720 के करीब आ रही है, इससे ऊपर नहीं है। 17 जो है वो 25 के करीब है ऑलमोस्ट, ये वाली पीक हमने पहले भी देखी है 1725। अब देखिए 1735 से नीचे आ गई। जो हमने इससे पहले जो ब्यूटाइरेट वाला स्पेक्ट्रम देखा उसमें 1735 पे थी, 25 पे क्यों आई है? इस कॉन्जुगेशन की वजह से। अब ये कॉन्जुगेशन अराइल की है या सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? तो अगर तो 1600 से ऊपर पीक आ रही है तो इसका मतलब ये अराइल सिस्टम नहीं है। तो देखें ये 16 से ऊपर आ रही है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब है ये अराइल सिस्टम नहीं है। ये दो प्रोमिनेंट पीक्स आ गए। फिर जो सी सिंगल बॉन्ड ओ है 1200 के करीब, इसकी भी दो या दो से ज्यादा पीक्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें ये 1200 है, तो ये जो पीक्स आई हैं बड़े सारी, ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ सीओ स्ट्रेचिंग है, जो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रेच है। फिर यहाँ पर ये कार्बोनिल की ओवरटोन आ रही है, और यहाँ पर देख लें ये हमारे पास जो है ये सिंगल बॉन्ड वाले यानी सैचुरेटेड वाले भी कार्बन हाइड्रोजन है, और फिर अनसैचुरेटेड sp2 वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 3000 से ऊपर भी वैल्यूज आएंगी और 3000 से नीचे वैल्यूज भी सी एच स्ट्रेच की आएंगी, क्योंकि दोनों तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी इस कार्बन पे और इस पे कोई भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि बाकी दोनों जो कार्बन है उन पर हाइड्रोजन है। अगर वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास सिस्टम हो तो फिर इस तरह का पैटर्न आता है। यहाँ पर पीक्स आती हैं ऑलमोस्ट 900 से 1000 के दरमियान। जैसे विनाइल सिस्टम में एक 910 पे आती है, एक 990 पे आती है। तो ये वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी यहाँ पर ही जो पीक्स हैं वो 900 से 1000 के दरमियान आती हैं। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एस्टर्स को बाकी क्लासेस से। विनाइल एसीटेट, विनाइल की तो बड़ी खास पहचान होती है पीक्स की। 900 और 1000 के करीब करीब एक पीक को 900 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, और एक 1000 के करीब करीब पीक होती है विनाइल ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आप देख लें एक पीक ये आ रही है और एक ये आ रही है पीक, ये है 900। तो एक देखें 900 से थोड़ा नीचे और एक 900 से थोड़ा ऊपर। तो ये जो दो पीक्स हैं ये विनाइल ग्रुप के लिए हैं। इसी तरह यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप चूंकि ये ऑक्सीजन वाली साइड से कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब है ये जो नॉर्मल हमारे पास एस्टर होते हैं उनसे पीक, नॉर्मल एस्टर 750 तक जाते हैं, इसका मतलब है उनसे पीक ज्यादा आएगी। तो यहाँ देखें ये है 1700 और पीक जाके यहाँ आई है, तो ये तकरीबन 1762 पे आई।
तो जब भी ऑक्सीजन वाली साइड से कॉन्जुगेशन आएगी तो फिर कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ पर सी एच स्ट्रेच, दोनों तरह के सी एच स्ट्रेच होते हैं, एक ये sp2 वाले हैं और ये जो है ये sp3 वाले हैं, यानी 3000 से ऊपर और 3000 से नीचे। अब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंपल सिस्टम है, ये एरोमेटिक है। तो ये अगर 1600 से ऊपर पीक आ रही है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ देख लें ये 1600 है और ये पीक ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक सिस्टम से नहीं है। आखिरी पीक प्रोमिनेंट बच गई है सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये 1200 के करीब, 1200 के करीब, दो या दो से ज्यादा बैंड आते हैं अच्छी अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वाले। तो यहाँ पर देखें ये 1100 है, तो ये 1200 है, तो 11 और 12 के दरमियान जो है ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक्स आ रही हैं, दैट इज ड्यू टू द सीओ सिंगल बॉन्ड सीओ स्ट्रेचिंग। इसके बाद है हमारे पास मिथाइल बेंजोएट एरोमेटिक सिस्टम आ गया। अब जो मिथाइल बेंजोएट है, सबसे पहले तो कार्बोनिल की पीक देखें। ये कार्बोनिल इस साइड से कॉन्जुगेशन में है, ऑक्सीजन वाली साइड से कॉन्जुगेशन में नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम है, तो इसका मतलब है ये पीक 1725 के करीब करीब आएगी। तो ये हमारे पास है 1700 है, तो ये 1725 के करीब करीब हमारे पास 1724 25 यहीं कहीं पीक आ जाएगी। जो नॉर्मल एस्टर होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं होती उनसे थोड़ा ये पीक नीचे आती है, उनकी पीक 1735 से 1750 के दरमियान आती है। अब ये जो स्ट्रेच है सी डबल बॉन्ड सी, अगर तो ये 1600 से नीचे नीचे है तो इसका मतलब है ये जो है ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये कार्बन कार्बन सिंपल डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये देखें ये 1600 से नीचे नीचे आ रहे हैं, यहाँ ये रेंज है 1400 से 1600, तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक सिस्टम है। फिर सी सिंगल बॉन्ड ओ को देखें 1200 के करीब, ये देखें 1100 से 1200 के करीब, दो या दो से ज्यादा बैंड्स का आना, ये इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड ओ भी है और ये एस्टर की पहचान है, सी सिंगल बॉन्ड ओ। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो H हैं वो sp2 भी हैं और sp3 भी है। जो sp3 वाले हैं वो 3000 से नीचे आएंगे, जबकि जो sp2 वाले हैं ये 3000 से ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर ये हमारे पास जो बेंजीन रिंग है ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, और मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग में यहाँ पर ये पीक्स आती हैं ऑलमोस्ट 690 और फिर 750, यानी यहाँ 690 और 750 के दरमियान दरमियान पीक्स आती हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड के लिए, जो कि शो करता है कि जो बेंजीन रिंग है, मोनो सब्सटीट्यूटेड रिंग है, वो मौजूद है यहाँ पर। ये वाला पैटर्न हमें बताएगा यहाँ से 690 से 750 के दरमियान दो पीक्स का आना, यानी जो 690 के करीब है ये तो जरूर आएगी, 750 वाली जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है। अब आ जाए रिंग स्ट्रेन की तरफ, पर्टिकुलरली एस्टर्स में चूंकि एक्सोसाइक्लिक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं तो उनमें एस करेक्टर ज्यादा होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। याद रखिएगा जितना रिंग का साइज छोटा होता है, ये बात मैं फैक्टर्स में भी समझा चुका हूँ, कीटोन वाले लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें एंगल होता है 180, और इसमें p कितना होता है, इसमें जो p करेक्टर है वो 50% p होता है ये। अब अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 120, और इसमें जो p है, p करेक्टर है वो बढ़ गया है, और इसमें s भी 50 है, p भी 50 है, p करेक्टर भी। इसमें जो p करेक्टर है वो ऑलमोस्ट 67% के करीब है, 66.66। और sp3 में एंगल और कम हो जाता है, कितना हो जाता है 109.5, एंगल कम हुआ है तो p करेक्टर बढ़ गया है, और यहाँ p कितना हो गया है, ये तकरीबन 75% हो गया। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जितना p करेक्टर बढ़ता चला जाता है एंगल उतना ही कम होता चला जाता है, जितना p करेक्टर बढ़ता चला जाता है एंगल उतना ही कम होता जाता है। अब यहाँ पर
ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये जो रिंग है, इसमें एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा है। ये जो दोनों बॉन्ड है, इनका अगर हम एंगल चेक करें तो ये तो 90 डिग्री है। हालांकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है। अगर sp2 है तो यहाँ पर नॉर्मल एंगल कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री, लेकिन ये तो कम हो गया। अब एंगल जब कम होता है तो देखें, एंगल जब कम होता है तो पी करेक्टर ज्यादा होता है। एंगल जब कम होता है तो पी करेक्टर ज्यादा, तो यहाँ एंगल कम हुआ है, तो ये जो दो बॉन्ड हैं रिंग वाले, ये जो बॉन्ड हैं, इनका फिर पी करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और अगर इनका पी करेक्टर ज्यादा होगा तो फिर इस बॉन्ड का एस करेक्टर ज्यादा होगा। और अगर इसका एस, जो रिंग वाले बाण है उनका पी, तो रिंग से बाहर वाले बाण का एस करेक्टर बढ़ेगा। एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यही वजह है, जितना रिंग का साइज छोटा होता है, रिंग का साइज छोटा होने की वजह से कार्बन कार्बन जो बाड रिंग वाले हैं उनका पी करेक्टर बढ़ता है, और कार्बन ऑक्सीजन बाड का एस करेक्टर बढ़ता है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आप जरा चेक करें कि ये जो साइक्लिक एस्टर लैक्टोन है, ये 1820 पर चले गया है, और फिर ये 1770 और ये 1735। आपको पता है जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल रेंज में ही आएगी। जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसमें स्ट्रेस इतना ज्यादा एंगल का नहीं होता। यानी ये sp2 है, तो sp2 में अगर यहाँ पर एंगल 120 है तो 6 मेंबर्ड रिंग में 120 ही आता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल एस्टर्स की तरह ही पीक शो करते हैं, नॉर्मल एस्टर्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इस तरह रिंग जितनी छोटी होगी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल जैसे कॉन्जुगेशन इफेक्ट करती थी, कि कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ को ज्यादा करके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करती थी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कम होती है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और उसका फोर्स कांस्टेंट भी कम हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी तरह अफेक्ट करती है। यानी अगर मैं यहाँ पर कॉन्जुगेशन की बजाय यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लूं तो सारी बातें वही रहेंगी, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उसके दाएं बाएं जो कवलेंट बॉन्ड होते हैं वो उतने ही वीक होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, फोर्स कांस्टेंट कम और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक एस्टर है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो ओ एच है और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, इस ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, वीक हो जाता है, और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। आप चेक करें जरा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी कम होगी, यहाँ पर 1700 है, और ये 1700 से भी नीचे चली गई है। यानी इतना नीचे चली जाती है कि ये जहां पर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं सिंपल सिस्टम वाले, एरोमेटिक वाले नहीं, ये उनके दरमियान वहां पर पहुंची हुई होती है वैल्यू। ये इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना अफेक्ट करती है। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चूंकि ये 1600 से नीचे नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक सिस्टम है। और यहाँ पर ये जो ब्रॉड बैंड शो हो रहा है, ये इसका मतलब है OH है, और ये OH भी वो हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, क्योंकि ये 3200 के करीब करीब आ रहे हैं, फिनोल वाले हैं। जितने ऐसे ऊपर जाते जाएंगे 3600 की तरफ, इसका मतलब है उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी और उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी तरह यहाँ पर ये जो हमारे पास सी एच स्ट्रेच है, ये एक्चुअली दोनों तरह के आएंगे। ये वाला भी आएगा जो 3000 से नीचे नीचे होगा, और फिर 3000 से ऊपर वाले भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी मौजूद है। इसी तरह 900 से 1000 के दरमियान ऑलमोस्ट 930-40 के करीब एक OH की बेंडिंग भी आती है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग OH की। तो ये OH की आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की वजह से, फिर यहाँ से 1300 पे ये मिथाइल ग्रुप की पीक आ रही है, 13 ऑलमोस्ट 1350 तक ये पीक्स जो हैं, दीज पीक्स आर ड्यू टू द मिथाइल ग्रुप्स।
अब इसके बाद ये बेंजीन में जो हमारे पास ऑर्थो पे है ये दोनों ग्रुप, जब दोनों ग्रुप ऑर्थो पे लगे हुए हों तो फिर यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग बैंड आता है 800 के करीब करीब। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, दिस इज ड्यू टू द ऑर्थो सिस्टम, यानी ये दोनों ग्रुप आपस में ऑर्थो लगे हुए हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमें क्लियर हो गया कैसे इफेक्ट कर रही है, और साथ साथ कंजुगेशन भी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।